Good morning, all of you, and welcome back in the Target Career Point. तो दोस्तों, टुडे जो वी आर स्टडी अबाउट द सेल। तो आज हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में। देखो, बेसिक हमारा जो नॉर्मली हर एग्जाम कैरी करता है, तो मोस्टली जो है एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, जो मोस्टली कंटेंट कवर करती है हर एक एग्जाम। तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमएसएन, क्योंकि सबसे पहले जो मेन पोर्शन है उनको कवर कर लिया जाए, तो उसके बाद में जो टॉपिक है उसको तो बाद में भी कवर कर लिया जाए। जैसे बाकी जैसे फंडामेंटल है, या फिर पीडिया है, या फिर ओबीजी है, या फिर जो अलग साइकोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है, सभी उनका क्या है, मैटर बहुत थोड़ा थोड़ा है, जिसको हम थोड़े थोड़े दिन में पढ़ सकते हैं, या फिर 15-20 दिन के अंदर आराम से एक एक जो सब्जेक्ट है उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट कवर या लार्जेस्ट कंटेंट जो कैरी करती है वो करती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो अपनी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर हम सबसे पहले बेस से स्टार्ट करेंगे, लाइक दैट सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे, किसी ऑर्गन की एनाटॉमी, बाद उसकी फिजियोलॉजी हो गई, उसके बाद में उसके बारे में डिजीज कंडीशन होगी, उसके बाद में सारे फंक्शन वगैरह, ऐसे करके पूरा कवर करेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द पॉइंट, कोई एनी वन पॉइंट वो कवर करेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो टुडेज वी आर स्टडीज अबाउट द सेल। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। तो सबसे पहले सेल की स्टडी करने के पहले ये हम देख लेते हैं कि सेल की स्टडी करने में सेल होती क्या चीज है, या फिर सेल की किसने डिस्कवरी की थी, या फिर सेल की जो स्टडी करते हैं उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टडी ऑफ द सेल, तो सेल बना ही लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जो मेन जिससे हमें पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि सेल क्या होती है। देखो, डायग्राम्स वगैरह पे एक बार फोकस ना करें, अभी स्टार्टिंग है तो डायग्राम थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बट आपको जो पर्पज है, आपका जो मोटो है, उसके ऊपर जरूर अटेंशन रखें। ओके, ये है अपने सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। सबसे पहले जो मेन पॉइंट होता है वो क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। फिर इसके बाद में एक ऑर्गन आता है, ऑर्गेनल आता है इसके अंदर, उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में एक और रखेंगे, लाइसोसोम। ठीक है, तो एक हो जाएगा अपने इसके अंदर ऑर्गेनल है राइबोसोम। ठीक है, एक होता है सेल के अंदर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बना लेते हैं साथ साथ में, बना के पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और एक इसके अंदर रह जाएगा कौन है, गोल्जी बॉडी। जैसे इस न्यूक्लियस के ऊपर कवर होता है कौन है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल जो ऑर्गन होते हैं, इसके अंदर नंबर होता है साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल की स्टडी करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी की थी उसका जो महान वैज्ञानिक थे हमारे, उसका नाम था रॉबर्ट कोच। तो देखो, रॉबर्ट कोच है, उसने ओनली केवल सेल की स्टडी नहीं की थी। जैसे 1 लाइन जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है सेल की स्टडी किसने की थी, तो हम लिख सकते हैं रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच का एक तो फर्स्ट तो क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, सेकंड के इनके नाम क्या किया जाता है, जैसे डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड डिस्कवरी ऑफ द साइटोलॉजी दैट बिलोंग फ्रॉम वन पर्सन हु इज रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो साइटोलॉजी की स्टडी भी किसने की थी,
रॉबर्ट कोच ने। तो डिस्कवरी ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। अब देखो डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड डिस्कवरी ऑफ द साइटोलॉजी दोनों किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। और इसी के साथ में एक और किस चीज की स्टडी की थी? इसकी थी डेड सेल की। तो डेड सेल की स्टडी किसके नाम है? रॉबर्ट कोच की, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ द डेड सेल, ठीक है। अब ये बोलोगे कि सर डेड सेल की स्टडी तो रॉबर्ट कोच ने की थी, लेकिन लिविंग सेल की स्टडी किसने की थी? तो लिविंग सेल की स्टडी की थी, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो उन साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वैन लेeuwenhoek। क्या नाम था? ठीक है। एंटोनी वैन लेeuwenhoek के नाम क्या कर दिया जाता है? लिविंग सेल हो गई। और जो एंटोनी लेeuwenhoek है, नॉट ओनली स्टडी अबाउट द लिविंग सेल बट आल्सो स्टडी अदर व्हाट लाइक, फर्स्ट में क्या हो गया? स्टडी एंड डिस्कवरी, सॉरी, डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल, ठीक है। एंड लिविंग सेल की स्टडी की थी एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने। और एक दूसरी किस चीज की स्टडी की थी? इन्होंने स्टडी की थी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, ठीक है। देखो रॉबर्ट कोच ने किस चीज की स्टडी की थी? सेल की स्टडी की थी, साइटोलॉजी की स्टडी की थी, एंड डेड सेल की स्टडी की थी। एंड लिविंग सेल की स्टडी की थी एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने। और माइक्रोस्कोप की भी स्टडी किसने की थी? एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने की, ठीक है। तो उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे सेल हो गई, सेल की स्टडी किसने की थी। अब सेल के बारे में पढ़ लेते हैं ना, देर ना करते हुए। तो सबसे पहले कौन है? सबसे बड़ा ऑर्गन है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट दी न्यूक्लियस। देखो दोस्तों, अभी स्टार्टिंग है। इसके अंदर कोई भी जो आपकी क्वेरीज हो स्टडी के अंदर, जैसे वॉइस के अंदर दिक्कत हो या लैंग्वेज के अंदर दिक्कत हो या फिर कुछ भी जो समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम उसके अंदर सुधार कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं अबाउट दी न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस सबसे पहले, तो पहले इसके नाम क्या किया जाता है? सबसे जैसे कितने ऑर्गेनाइज सेल के अंदर पाए जाते हैं, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन का अगर नाम दिया जाता है तो वो कौन है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख सकते हैं लार्जेस्ट ऑर्गेनेला ऑफ सेल। सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देन दूसरी बात क्या है? न्यूक्लियस है, सेंटर में पाया जाता है, तो पूरी जो सेल है उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो कंट्रोलर ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल को कंट्रोल भी कौन करता है? न्यूक्लियस। देन थर्ड वन आता है, जैसे यू वेरी वेल अबाउट नो दिस लाइक दैट न्यूक्लियस नॉट फाउंड इन द आरबीसी। तो आरबीसी में कौन एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस। तो थर्ड इसके बारे में लिख दो, एब्सेंट इन द आरबीसी, ठीक है। ये हो गया लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल। एंड दूसरा क्या है? एब्सेंट इन द आरबीसी, ठीक है। न्यूक्लियस बारे में ये होगी। दूसरी बात ये देखो, जैसे हमारी जो मेडिकेशन वगैरह या फिर हार्मोन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्टेरॉइड एंड नॉन स्टेरॉइड। तो उनके बाइंडिंग करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो हर एक सेल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो स्टेरॉइड है उनका रिसेप्टर साइड कहाँ होती है। तो न्यूक्लियस को फोर्थ पार्ट देंगे, तो रिसेप्टर साइट ऑफ स्टेरॉइड, ठीक है। जैसे स्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड मेडिकेशन होती है, उसके अंदर स्टेरॉइड के रिसेप्टर किसके अंदर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और नॉन स्टेरॉइड के जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो साइट होती है कहाँ?
सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखोगे, रिसेप्टर की साइट है जो स्टेरॉइड के लिए, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है वो कौन है, स्टेरॉइड की, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद में ये देखा जाता है, ये हो गया हमारी मोस्ट ऑफ पॉइंट फोर इसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। देन सेकंड जो आता है उसको हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब जैसे आप सभी जानते हो अच्छे तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरी बात ये पावर हाउस, अब पावर हाउस तो कैसे है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड कौन कराता है सेल को, वो कराता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराता है, इसमें ये तो है नहीं कि कुछ जैसे घरों में बिजली आती है उसे प्रोवाइड कराता है, इसके अंदर क्या ये एटीपी जनरेट करता है। तो जो एटीपी की जो मील होती है वो भी किसको बोला जाता है, एटीपी मील ऑफ सेल। तो एटीपी मील ऑफ सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल दिया, एटीपी हो गया, एटीपी हो गया, एटीपी जो मील है वो हो गया, और पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। दूसरी बात ये कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन होता है, न्यूक्लियस होता है सेल का। तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो गया, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, उसके बाद में एटीपी मेल होता है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और दूसरी बात क्या होती है कि ये इसकी साइज कौन होती है, ठीक है। तो इसकी शेप है, न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, देखो न्यूक्लियस से बीच में है तो इसकी कैसी शेप बनाएंगे, ये कैसी शेप होगी, राउंड शेप। तो इसके बारे में एक चीज और लिख लेना, राउंड शेप, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कौन कैसी होती है, श्वासेस शेप होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है, श्वासेस शेप होती है। इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, और थर्ड जो ऑर्गन होता है उसको हम रखेंगे राइबोसोम, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे कौन है, राइबोसोम, ठीक है। जैसे हर एक के लिए एक टाइम दी गई है, जैसे मान लो न्यूक्लियस हो गया वो क्या है, कंट्रोलर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, वो एक पावर हाउस था, उसी प्रकार राइबोसोम क्या चीज है, इंजन ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसकी भी एक टाइम दी गई, इंजन ऑफ द सेल, ठीक है। तो इंजन ऑफ द सेल राइबोसोम, और राइबोसोम क्या है, इंजन हो गया जो सेल का है। दूसरी बात इसकी जो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इंजन है सेल का, सेकंड पार्ट क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल सेल। सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन होगा, ऑर्गन लेना होगा वो क्या है, राइबोसोम, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। दूसरी बात अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो सबसे नंबर के अंदर सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा, मोस्ट ऑफ जो नंबर के अंदर है, काउंटिंग के अंदर काउंट करें सभी ऑर्गेनेल्स की सेल के अंदर, तो सबसे ज्यादा पाया जाएगा कौन है, राइबोसोम, ठीक है। तो क्या गया, लार्जेस्ट नंबर ऑर्गेनेल ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या है, सबसे ज्यादा के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात जैसे एटीपी में कौन था, एटीपी में था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसी प्रकार प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल, ठीक है। राइबोसोम क्या हो गया, इंजन ऑफ द सेल, स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल, एट लास्ट क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द
ऑर्गेनल पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और क्या है प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनल लेते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनल कौन बचे, लाइसोसोम। तो कितने हो गए थे, 3 न्यूक्लियस, ठीक है, लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट आके लाइसोसोम। जैसे हर चीज के हमें टाइम देते आ रहे हैं, उसी प्रकार लाइसोसोम को भी क्या टाइम देंगे, सुसाइडल वेग ऑफ द सेल। ये क्या है, सुसाइडल वेग ऑफ द सेल। अभी हो गया सुसाइडल वेग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सुसाइडल वेग ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे ब्लड के अंदर है जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो फॉरेन बॉडी वगैरह एंट्री होती है, उसको डिस्ट्रॉय करके अलग जो ले जाकर डिस्ट्रॉय करना है, फिर एक्सक्रीशन करवाना किसका काम होता है, डब्ल्यूबीसी का। उसी प्रकार सेल के अंदर ये क्या करता है, जो सभी वेस्ट प्रोडक्ट है या टॉक्सिन प्रोडक्ट है उनको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके एक्सक्रीशन करवाने का काम करता है, मतलब बैग के अंदर डाल के ये मतलब निकाल देता है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर ऑफ द सेल। स्कैवेंजर ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे लाइसोसोम क्या है, स्कैवेंजर ऑफ द सेल। सेल का स्कैवेंजर कौन हो गया, लाइसोसोम, क्योंकि जो टॉक्सिन पदार्थ है या फिर जो भी फॉरेन बॉडी वगैरह है उनको सबको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करके कहां मतलब एक्सक्रीट कौन करवाता है, लाइसोसोम करवाता है। उसी प्रकार जो ब्लड के अंदर, जो ब्लड का स्कैवेंजर किसको बोलेंगे, ब्लड का स्कैवेंजर कौन है, तो बोलेंगे स्कैवेंजर ऑफ ब्लड। ब्लड का स्कैवेंजर होगा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। कि डब्ल्यूबीसी किसी फॉरेन इन्फ्लेमेशन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो जो फॉरेन बॉडी वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, किसके द्वारा, इसी के द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा। दूसरी बात, अब इसको एक चीज और बोल सकते हैं हम, जैसे अगर ये सुसाइडल वेग है, सुसाइडल वेग का मतलब जो भी टॉक्सिन पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो इसको हम बोलेंगे एक और डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको डिस्पोज करने का वर्क करता है, वो है लाइसोसोम, ठीक है। देन इसके बाद में हम पढ़ते हैं, लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। अब किसको पढ़ते हैं, जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है, जो ये है प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनका सिंथेसिस अलग अलग करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, सिंथेसाइज ऑफ दी प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसाइज कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी कौन बचा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कोलेस्ट्रॉल, इनका सिंथेसाइज कौन करता है, सिंथेसाइज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
वो अलग अलग जो है कंटेनर का क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। लाइक दैट रैपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज करता है। ठीक है, अब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, बचा कौन है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये बचा गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी है उसकी एक खास बात है कि ये जो न्यूक्लियस है उसके साथ में एक अहम रोल निभाता है। क्या था, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को और क्या बोल सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक और क्या बोल सकते हैं, अपार्टस, गोल्जी अपार्टस। ठीक है, ये इसके नाम होते हैं। तो जैसे हर चीज को हम टाइम देते आ रहे हैं तो इसको अकेले क्यों छोड़ सकते हैं, लाइक दैट गोल्जी बॉडी को जो हम टाइम के नाम में बोल सकते हैं। तो गोल्जी बॉडी एक इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन आरबीसी। तो आरबीसी में कौन कौन एब्सेंट हो गया, न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया एंड एक न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया और एक कौन एब्सेंट हो गया, गोल्जी बॉडी। ठीक है, दूसरी बात इसको हम बोलते हैं टाइम में जो देंगे पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल। तो एंड जो है गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल। ये सेल के अंदर पोस्ट ऑफिस का काम करता है और दूसरी बात ये आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। इसको जैसे अलग अलग नाम से जाता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपार्टस। ठीक है, उसके बाद कौन बच गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब बचा है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन बचा है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है, सबसे बड़ी बात उसकी ये लिखो कि स्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड के जो बाइंडिंग रिसेप्टर थे, तो स्टेरॉइड के कौन बताए थे, न्यूक्लियस। तो नॉन स्टेरॉइड के कौन होंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो रिसेप्टर साइट ऑफ दी, रिसेप्टर साइट ऑफ दी नॉन स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये रही सेल मेम्ब्रेन। दूसरी बात सेल मेम्ब्रेन हम ये भी बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि ये सेल के जब आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होती है तो प्रोटेक्शन का काम भी कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन ही करती है। दूसरी बात इसको सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर साइट ऑफ द नॉन स्टेरॉइड सेल हो गई, इसके अलावा प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल हो गई। दूसरी बात ये सेल मेम्ब्रेन है जो कंटेन करती है, क्या क्या कंटेन करती है, सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज से बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए मेन अहम भूमिका निभाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कौन, फैट। ठीक है, तो ये कितने कितने अमाउंट इसकी कंटेन करी जाती है कि कितने कितनी कंट्रीब्यूशन होता है। एंड सबसे पहले प्रोटीन, प्रोटीन अपना कंट्रीब्यूशन देती है 55% फॉर द मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देन इसके बाद में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट देती है 45%, नहीं सॉरी 40%। ठीक है, और एट लास्ट कौन बचा है, फैट। तो फैट अपना कंट्रीब्यूशन देती है 5%। ठीक है, इसी प्रकार जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का। ओके, देखो सारे ऑर्गन हम पढ़ लिए, कौन कौन, न्यूक्लियस पढ़ा, गोल्जी बॉडी पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। एट लास्ट बचा कौन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में वो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर फिल रहता है। दूसरी बात और ऑर्गन है जो सेल इसके अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में वो कंटेन किस चीज से करता है, इसमें सारी हर एक चीज कंटेन होती है, लाइक प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल है वगैरह सब किसमें कंटेन होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेन होता है। ठीक है, ओके।
तो सेल के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया, एक बार रिवाइज करके देखो। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, कंट्रोलर ऑफ द सेल हो गया, आरबीसी के अंदर एब्सेंट रहेगा। लाइक फिर गोल्जी बॉडी भी ही आरबीसी के अंदर एब्सेंट रहता है और इसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर मील होता है या फिर पावर हाउस होता है, और एटीपी मील होता है, श्वास की सेक होती है। देन उसके बाद में लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, सेल मेम्ब्रेन पड़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या पड़ा, साइटोप्लाज्म पड़ा। इसी प्रकार सेल कंप्लीट स्टडी हो गई, ठीक है। देन उसके बाद में कुछ टर्म है वो हम आपको बताया जा रहे हैं। लाइक दैट सबसे लार्जेस्ट सेल है, तो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होती है, तो सबसे लार्जेस्ट सेल के अंदर जैसे लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ओवम, ठीक है। और अब लार्जेस्ट सेल ओवम होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हो गई ओवम और स्मॉलेस्ट सेल हो गई स्पर्म। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो होती है स्पर्म और लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ओवम। अब ये मान लिया कि अगर मेल फीमेल के लार्जेस्ट तो हो गई ओवम और स्मॉलेस्ट जो कि स्पर्म। अब मेल फीमेल के हिसाब से देखा जाए तो फीमेल को ले एक मिनट इसके अंदर, तो फीमेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन को लार्जेस्ट जो है सेल कौन है, ओवम है, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन होगी, जो फीमेल है, फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल होती है प्लेटलेट, ठीक है। जब फीमेल के अंदर लिया जाए, फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल होती है प्लेटलेट और लार्जेस्ट सेल होती है ओवम। उसी प्रकार अगर मेल के अंदर लिया जाए तो मेल की स्मॉलेस्ट सेल कौन होगी, स्पर्म, तो लार्जेस्ट सेल कौन होगा, न्यूरॉन्स, ठीक है। ये होगी अपने सेल के बारे में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हम तो ये बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका बेनिफिट होए और जिस स्टूडेंट को कंटेंट चाहिए वो कंटेंट मिले। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।